हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला डीके। आई एम गौरव सिंह। आप लोगों का इस चैनल पे बहुत ही स्वागत है। हम आज टीजीटी पीजीटी का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम हिंदी में साझा करेंगे। सेम वीडियो का अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो हमारे मित्र डीके सर की सहायता से आप इंग्लिश वर्जन में भी पूरे सिलेबस को पढ़ पाएंगे। हम आज शुरू करते हैं पादप जगत, किंगडम प्लांटी। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि R.H. विटेकर 1969 में उन्होंने सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत प्लांटी या पादप, और उसके बाद जगत एनिमेलिया, उसको आप जंतु कहते हैं। दोस्तों, इन पांचों जगत में हम बारी बारी से सभी जगतों का अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ हम आज आपके सामने पादप जगत के कुछ टर्मिनोलॉजी अर्थात पारिभाषिक शब्दों की बात करते हैं, जिनका हमको मार्फोलॉजी, एनाटॉमी आदि को पढ़ने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तब वहाँ चीज़ें हमको थोड़ी सी परेशानियाँ उत्पन्न करती हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो उसी चीज़ को हम जनरल सामान्य रूप में उस टर्मिनोलॉजी की शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम पादप जगत की। पादप जगत, किंगडम प्लांटी। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे, जो कि सभी यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर पौधे, उनको रखा गया है आपके पादप जगत में। अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के बहुकोशिकी यूकैरियोटिक कोशिका वाले पौधों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकी पादप जगत में रखे गए हैं। दूसरा बात करें तो सभी जो पादप होते हैं उनके पास पर्णहरिम होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, और पौधे स्वपोषी होते हैं। तो कह सकते हैं हम कि जो प्लांट्स जगत में दूसरा पॉइंट हमारा होगा, तो सभी प्लांट ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी होते हैं। तो सभी पादप स्वपोषी होते हैं। सभी पादपों के पास एक रंगा पदार्थ पाया जाता है, जिसको आप कहते हैं पर्णहरिम, जिनके कारण पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पर्णहरिम, इसी को आप क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरिम पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। बात करें आगे हम, तो
कैसे प्लांट को बांटा गया है इसकी चर्चा करते हैं। तो प्लांट का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। तो पादप जगत को दो उपजगतों में बांटा गया है। पादप जगत को दो उपजगतों में बांटा गया है। क्रिप्टोगैमस और फाइनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस, फाइनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। तो पुष्प नहीं लगते हैं तो वहाँ इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं अपुष्पोद्भिद, अर्थात नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ क्रिप्टोगैमस होते हैं अपुष्पोद्भिद। पुष्प नहीं है तो ओब्यूल्स नहीं है, ओब्यूल्स नहीं है तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, अर्थात ऐसे पौधे बीज रहित होते हैं। अगर हम बात करें फेनरोगैमस की, तो फेनरोगैमस जो होते हैं उनमें फ्लावर बनते हैं, पुष्प लगते हैं, इसलिए इसको टर्म दिया जाता है पुष्पोद्भिद। और बीज भी बनते हैं तो ये ऐसे पौधे बीज युक्त होते हैं। फेनरोगैम में फ्लावर की प्रक्रिया पाई जाती है, इसलिए इनको हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से या पुष्पोद्भिद प्लांट या पादप के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ आपके क्रिप्टोगैमस, इसमें पुष्प नहीं बनते हैं, इसलिए इसको हम अपुष्पोद्भिद या बीज रहित प्लांट के नाम से भी जानते हैं। बात करें हम क्रिप्टोगैमस की, तो इसको पुनः 3 प्रभागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन सब की चर्चा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब की चर्चा हम करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम केवल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें फेनरोगैमस को, तो इसको भी 2 प्रभागों में बांटा गया है। पहला है अनावृत बीजी, जिसको आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दूसरा आवृत बीजी, जिसको आप एंजियोस्पर्म कहते हैं। यहाँ अनावृत का अर्थ है ढका ना हो, अर्थात कोई आवरण न पाया जाए। और कहाँ? बीज के ऊपर। बीज के ऊपर यदि कोई आवरण नहीं पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं अनावृत बीजी, अर्थात ऐसे पौधों में जो बीज बनेंगे उसके ऊपर कोई भी आवरण या कोट नहीं पाया जाएगा। दूसरा, अगर आवृत बीजी की बात करें तो आवृत मतलब घिरा होना और बीजी का मतलब बीज। बीज जो हो वो किसी न किसी आवरण से घिरा रहेगा, तो वो होगा आपका आवृत बीजी। इसी को आप एंजियोस्पर्म और अनावृत बीजी को आप जिम्नोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। बात करें विकास के क्रम की, विकास का क्रम, ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहला प्लांट कौन सा आया, उसके बाद में कौन आया, सबसे एकदम बाद में कौन सा प्लांट आया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थैलोफाइटा। उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर आपका उसी क्रम में होगा टेरिडोफाइटा, फिर अनावृत बीजी
और उसके बाद आवृतबीजी। मित्रों, अगर हम पादप जगत की बात करें तो उसमें सबसे प्रिमिटिव पौधा, सबसे प्राचीन जो प्लांट्स होगा वो आएगा आपका थैलोफाइटा में। उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारा सबसे इवोल्यूट हुआ या विकास के क्रम में सबसे आधुनिक जो प्लांट है वो हमारा आता है आवृतबीजी में। तो शुरू करते हैं थैलोफाइटा की। अगर हम थैलोफाइटा की बात करें, थैलोफाइटा थैलोफाइटा की बात करें तो आप जानते हैं ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट, स्टेम एंड लीफ अर्थात जड़, तना, पत्ती आदि विभेदित न किया जा सके। आप हमको ये न पता चल सके कि इस प्लांट में कहाँ रूट है, कहाँ जड़ है, कहाँ तना है और कहाँ पत्ती है। तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे थैलोफाइटा, अर्थात ऐसे प्लांट जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता, वो है आपका थैलोफाइटा। और जैसा कि हमने विकास के क्रम में देखा, सबसे प्रिमिटिव या सबसे प्राचीन जो प्लांट है हमारा वो थैलोफाइटा है। तो ये सबसे प्राचीन पादप होते हैं या आद्य। आद्य मतलब सबसे पुराना या सबसे पहले का। दूसरा बात करें तो यहाँ एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, अर्थात भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो भ्रूण होता है वह अनुपस्थित होता है, भ्रूण अनुपस्थित होता है। आगे अगर हम बात करें तो पूरे पादप का शरीर सरल होता है। पूरे पादप का शरीर सरल होता है और इसके अंतर्गत हम शैवाल अर्थात एल्गी, कवक अर्थात फंजाई और तीसरा आपका शैवाक लाइकेन का अध्ययन करते हैं। शैवाल, कवक और शैवाक, लाइकेन। जैसा कि आप जानते हैं लाइकेन सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, जिसमें कवक और शैवाल, शैवाल प्लस कवक, शैवाल वाले भाग को शैवलांश, कवक वाले भाग को कवकांश, फाइकोबियॉन्ट और माइकोबियॉन्ट अंग्रेजी है इसकी, उसको हम इसी नाम से जानते हैं। लाइकेन की चर्चा की जाएगी आगे, यहाँ केवल हम जनरल टर्म पढ़ रहे हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। मित्रों, एक टर्म हमने सुना है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियोफाइटा। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, यहाँ आपका हमने बताया कि ऐसे प्लांट्स जिसमें भ्रूण उपस्थित हों उसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियोफाइटा। दूसरी अगर हम बात करें इस प्लांट की तो इसमें आपका होगा
वैस्कुलर बंडल अर्थात संवहन ऊतक के आधार पर या संवहन बंडल के आधार पर ऐसे पौधों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका एट्रेकिएटा। एट्रेकिएटा, ए मतलब एब्सेंट, ट्रैकिएटा का मतलब है वैस्कुलर बंडल, अर्थात वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम जब अनुपस्थित हो तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एट्रेकिएटा या असंवहनी पादप। असंवहनी पादप, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एल्गी अर्थात शैवाल और ब्रायोफाइट्स। इसमें हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, इसी को हम असंवहनी पादप, नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। दूसरा इसी क्रम में है आपका ट्रैकिएटा। नाम से स्पष्ट है, एट्रेकिएटा संवहन ऊतक नहीं पाए जा रहे थे, ट्रैकिएटा संवहन ऊतक पाए जाएंगे, अर्थात यहाँ संवहन ऊतक उपस्थित होगा। संवहन ऊतक उपस्थित होगा और इसे हम संवहनी पादप कहते हैं। बात करें इसमें तो आएगा आपका टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। एट्रेकिएटा में शैवाल ब्रायोफाइट्स, ट्रैकिएटा में टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। शैवाल और ब्रायोफाइट्स ऐसे होंगे जिनमें संवहन बंडल जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा या अनुपस्थित होगा। टेरिडोफाइट्स, अनावृतबीजी, आवृतबीजी ऐसे होंगे जिनमें आपके संवहन बंडल अर्थात जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आगे देखते हैं। चलते हैं हम पादप ऊतक की तरफ। अब जानते हैं ऊतक क्या है। कोशिकाओं का समूह है जिसमें एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जिनकी संरचना उत्पत्ति एक समान होती है, उसे हम ऊतक कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं पादप ऊतक। प्लांट टिश्यू। टिश्यू क्या है? मैंने जैसा आपको बताया कि कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना व कार्य एक समान होते हैं।
ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक अर्थात टिश्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सेम, द ग्रुप ऑफ दो सेल आर कॉल्ड टिश्यू। पादप में, पौधों में अगर हम बात करें तो पौधों में मुख्य रूप से दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं, एक विभज्योतकीय ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। प्लांट्स में अगर हम ऊतक की बात करें, जैसा कि मैंने बात किया पादप ऊतक, तो प्लांट्स में ऊतक दो तरह के होते हैं, एक है आपका विभज्योतकीय ऊतक और दूसरा होगा आपका अस्थायी ऊतक। अगर हम विभज्योतकीय ऊतक की बात करें तो ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन का गुण होता है, जो बार बार विभाजित होकर के प्लांट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती हैं, ऐसी कोशिकाओं को हम विभज्योतकीय ऊतक कहते हैं। यही ऊतक बाद में लिग्निन, सुबेरिन आदि पदार्थों को संचय करके जीवद्रव्य संकुचित होकर के एक कठोर संरचना में बदल जाती है, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, जिसको हम अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें विभज्योतकीय ऊतक की, तो विभज्योतकीय ऊतक जो होते हैं आपके, इनमें विभाजन का गुण पाया जाता है, अर्थात कोशिकाएं एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ ऐसी कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। और विभाजन होगा कोशिकाओं का तो कोशिकाएं लंबाई में बढ़ेंगी, ग्रोथ विकास होगा, अर्थात कह सकते हैं कि पौधों के विकास और वृद्धि के लिए जो आवश्यक कोशिका है या कोशिकाओं का समूह है, उसे हम विभज्योतकीय ऊतक कह रहे हैं। तो विभज्योतकीय ऊतक आपके पौधे के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर हम बात करें परमानेंट या अस्थायी ऊतक की, तो ये भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, सरल ऊतक और अस्थायी ऊतक। सरल ऊतक और अस्थायी ऊतक, इसी को मित्रों हम सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं। सरल ऊतक की अगर हम बात करें तो सरल ऊतक को पुनः तीन भागों में कैटेगराइज या वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम पढ़ते हैं मृदु ऊतक, जिसको आप पैरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं लिविंग सेल होती हैं, अर्थात जीवित कोशिकाएं होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपका है